हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, युवा हॉट स्प्रिंग वाटर को पीने के बाद रेड हार्ट ब्रोकन फ्लावर को लेने में कामयाब हो गया था। लेकिन उस हॉट स्प्रिंग वाटर ने युवा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी और उस रेड हार्ट ब्रोकन फ्लावर के चलते वुडोंग को तो होश आ चुका था, लेकिन युवा की हालत तो और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन हीलिंग मास्टर्स भी उसे हील तक नहीं कर पाए थे। पर वुडोंग युवा की ऐसी हालत का जिम्मेदार खुद को समझ लेती है, इसलिए वो खुद को युवा की वाइफ मानते हुए युवा के साथ खुद को भी उसी कमरे के अंदर ही बंद कर लेती है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें युवा के रूम का ही सीन दिखाया जाता है, जहां वुडोंग अभी तक भी युवा के ठीक होने का राह देख रहे थे और वुडोंग की तरह युवा के बाकी सभी दोस्तों को भी उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। और तभी अचानक ही ज़ेंगशी वहाँ पे उदास होते हुए अपने बाकी साथियों से कहता है कि सोल कॉन्टिनेंट फाइटिंग कंपटीशन भी अब बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, पता नहीं युवा टाइम पे ठीक हो भी पाएगा या नहीं। ज़ेंगशी की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ब्रदर बीबी और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अचानक ही उन्हें वहाँ पे हीलिंग मास्टर की कई बातें याद आती हैं, जहाँ हीलिंग मास्टर ने मिस्टर बीबी को बताया था कि तुम टैंक सेक्ट में से सबसे ज्यादा बड़े हो, इसलिए ये बात मैं सिर्फ तुम्हें ही बता रहा हूँ। मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे टैंक सेक्ट को कोई भी झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। पहली बात तो यह है कि उस लड़के युवा को उठने में काफी ज्यादा समय लगने वाला है, पर अगर वो दोबारा उठ भी जाता है तो अब वो पूरी तरह से एक बेकार पर्सन बन चुका है। और ये सब याद करके तो हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी की आंखों में तो आंसू आ चुके थे। इवन से मिस्टर बीबी की ही तरह खुद एल्डर जोन भी काफी ज्यादा परेशान और उदास दिखाई दे रहे थे। उन्हें भी युवा से काफी ज्यादा लगाव था, क्योंकि युवा ने इतनी कम एज में ही शेरक अकेडमी के लिए इतना कुछ कर दिया था कि शेरक अकेडमी युवा के इन एहसानों का कर्ज कभी भी नहीं चुका सकती थी। इसी बीच वो हीलिंग मास्टर भी एल्डर जोन के पास आ जाता है, जिसे देखकर एल्डर जोन वहाँ पे अपनी वाइन को नीचे पानी में गिराते हुए कहते हैं कि 3 दिन से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन युवा को अभी तक भी होश नहीं आया। एल्डर जोन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हीलिंग मास्टर भी उनके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उन्हें तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे तीसरा दिन भी गुजर चुका था, जिसके बाद हमें अगले दिन की सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वुडोंग अभी तक भी युवा के कमरे में मौजूद थी और वो सुबह सुबह उठते हुए रूम की खिड़कियों को खोल देती है, पर युवा के अंदर उसे अभी तक भी कोई हलचल देखने को नहीं मिली थी। और ये बात बेचारी वुडोंग को वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान कर रहे थे। इवन हम देखते हैं कि एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू भी छलकने लगे थे, पर जैसे ही सूरज की किरणें वहाँ पे युवा की बॉडी के ऊपर पड़ती हैं, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे युवा की बॉडी में हलचल होने लगी थी। और अचानक ही वो वहाँ पे बोलते हुए सबसे पहले वुडोंग का ही नाम लेता है और अपना नाम सुनते ही वुडोंग वहाँ पे एक भी पल गवाए बगैर भागते हुए सीधा वहाँ पे युवा के पास पहुंच चुके थे और जल्दी से युवा का हाथ पकड़ते हुए उससे वहाँ पे अपनी आंखें खोलने के लिए कहती है, जहाँ उसकी बात मानते हुए युवा भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेता है। और वुडोंग को दोबारा होश में देखकर युवा काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो खुश होते हुए कहता है, वुडोंग फाइनली तुम्हें होश आ ही गया। जिसपे वुडोंग वहाँ पे युवा से नाराज होते हुए कहती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे खुशी हो रही होगी? इससे तो अच्छा था कि मैं बेहोश ही रहती। और ये कहते कहते ही वुडोंग की आंखों में रुके हुए आंसू एक बार फिर से छलक पड़ते हैं। वुडोंग को वहाँ पे रोते हुए देखकर युवा उसे वहाँ पे शांत करवाने की कोशिश करते हुए कहता है, जब तुम बेहोश हुई थी मुझे लगा था किसी ने मुझसे मेरी जान ही छीन ली है और उसी समय मुझे पता चला था कि तुम मेरे लिए कितनी ज्यादा जरूरी हो, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मैंने ये सब किया, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। युवा की ये बात सुनकर वुडोंग भी वहाँ पे उसके करीब जाते हुए कहती है, युवा मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज अपनी जान को खतरे में ना डाला करो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मुझे तुमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। फ्यूचर में हमारे सामने जितने ही ज्यादा बुरे हालात क्यों ना आए, हम दोनों मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। खैर उसके बाद वुडोंग ने युवा के जागने की खुशी सभी को बता दी थी। इवन एल्डर जोन को तो वहाँ पे इतनी ज्यादा खुशी होती है कि वो हीलिंग मास्टर को लेकर एक बार फिर से युवा की रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हीलिंग मास्टर एक बार फिर से युवा की बॉडी को चेक करते हैं और अच्छे तरीके से चेक करने के बाद वो वहाँ पे एल्डर जोन को बताते हैं कि उस फायर का पोजन युवा के दिल में ही ठहर चुका है, जिसे अगर हम लोगों ने निकालने की कोशिश की तो युवा की जान को भी खतरा हो सकता है, पर अगर हम लोग उसे बाहर नहीं भी निकालते हैं तो फिर भी युवा की जान को खतरा है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इसकी चेस्ट को ओपन करते हुए उस फायर पोजन को बाहर निकालना होगा। अब चेस्ट को ओपन करने वाली बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे वुडोंग के साथ साथ युवा के बाकी सभी साथियों को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। हालांकि वुडोंग तो इसकी इजाजत नहीं देना चाहते थे, लेकिन युवा उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा और ऊपर से मुझे मास्टर जोंग की मेडिकल स्किल्स के ऊपर भी पूरा यकीन है, वो मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। युवा की ये बात सुनकर वुडोंग इसके लिए मान तो जाती है, लेकिन वो एक शर्त भी रख देती है कि इस दौरान वो भी युवा के साथ ही रहेगी। खैर वुडोंग की इजाजत के बाद मास्टर जोंग ने युवा का इलाज शुरू कर दिया था, जहाँ रूम के बाहर हम देखते हैं कि युवा के सभी दोस्त चिंता के मारे वहाँ पे इधर उधर टहल रहे थे, पर उनकी टेंशन थी कि वहाँ पे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूम के अंदर मास्टर जोंग अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए युवा को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे
है और जब युवाओं को लगता है कि वो दर्द सहने के लिए तैयार है तो वो मास्टर जुआंग को आगे बढ़ने के लिए बोल देता है, जिसपे मास्टर जुआंग भी इशारे से हाँ में अपना सर हिलाते हैं। जो देखकर युवाओं जल्दी से वहाँ पे अपनी आइस पावर को समन करते हुए अपनी फिंगर के ऊपर ही आइस का एक डैगर बना देता है और उसे सीधा वहाँ पे अपने चेस्ट के अंदर ही घुसा दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि युवाओं के मुंह से एक चीख भी निकल जाती है, जो कि बेचारी वुडोंग को परेशान करने के लिए काफी थी। लेकिन अब युवाओं वहाँ पे इतना क्लोज आने के बाद हार नहीं मान सकता था, इसलिए वो जल्दी से अपनी आइस एक्सट्रीम पावर को अपनी बॉडी के अंदर फैलाना शुरू कर देता है, क्योंकि उस फायर पॉइजन का इलाज सिर्फ आइस से ही किया जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे युवाओं वहाँ पे अपनी आइस एक्सट्रीम की पावर को अपनी बॉडी के अंदर डाल रहा था तो वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी वहाँ पे बर्फ में फ्रीज होने लगे थे और उसी के साथ साथ युवाओं को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन भी होने लगा था। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि मास्टर जुआंग भी अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए युवाओं को वहाँ पे पूरा सपोर्ट कर रहे थे। इवन उन्होंने वहाँ पे युवाओं को हील करने के लिए कुछ हीलिंग फ्रूट्स को भी बाहर निकाल लिया था और इस सब प्रोसेस के बाद हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे वो फायर पॉइजन वहाँ पे युवाओं की बॉडी से बाहर निकलने लगा था। पर जैसे जैसे वो फायर पॉइजन वहाँ पे युवाओं की बॉडी से बाहर आ रहा था वैसे वैसे युवाओं को अपनी बॉडी के अंदर और भी ज्यादा पेन होने लगा था, जो देखकर एल्डर जुआन वहाँ पे चिल्लाते हुए युवाओं से कहते हैं बस मेरे बच्चे थोड़ी देर और इसी भी युवा वहाँ पे उस फायर पॉइजन को एक ही जगह पे लाकर इकट्ठा कर देता है और जल्दी से अपने आइस डैगर को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हुए मास्टर जुआंग को वहाँ पे इशारा कर देता है। वहीं मास्टर जुआंग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी थे। जैसे युवा अपना आइस डैगर अपनी बॉडी से बाहर निकालता है तो वो जल्दी से अपनी हीलिंग पावर युवाओं की बॉडी के अंदर डाल देते हैं और अपनी उसी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके के साथ उस फायर पॉइजन को भी वहाँ पे युवाओं की बॉडी से बाहर निकाल दिया था। लेकिन युवाओं की बॉडी से बाहर निकलने के बावजूद भी वो फायर पॉइजन जल्दी से आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दोबारा वहाँ पे युवाओं की बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले एल्डर जुआन ने वहाँ पे अपनी स्पिरिट बोतल का इस्तेमाल करते हुए उस फायर पॉइजन को अपनी बोतल के अंदर ही कैद कर लिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब क्योंकि वो फायर पॉइजन वहाँ पे युवाओं की बॉडी से बाहर निकल चुका था तो इसलिए युवाओं की बॉडी के ऊपर बना हुआ उस फायर पॉइजन का मार्क भी हट गया था और ऊपर से मास्टर जुआंग भी जल्दी से युवाओं को हील करते हुए उसे वापस नीचे ले आते हैं। जो देखकर तो वुडोंग वहाँ पे जल्दी से मास्टर जुआंग के सामने झुकते हुए उनका शुक्रिया अदा करती है, जिसपे मास्टर जुआंग उसे वहाँ पे बताते हैं कि अब युवाओं की जान तो खतरे से बाहर है, लेकिन आइस एट्रीब्यूट की पावर अभी तक भी उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है, जिसके चलते युवाओं का कल्टीवेशन लेवल थर्ड सोर्डिंग पे सप्रेस होकर रह जाएगा। अब मास्टर जुआंग की ये बात सुनकर एल्डर जुआन भी वहाँ पे आगे आते हुए यू हाउस से कहते हैं यू हाउस ऑल कॉन्टिनेंट फाइटिंग कंपटीशन को तुम मिस्टर बीबी और बाकी सभी के ऊपर छोड़ दो, तुम बस अपनी रेस्ट के ऊपर ध्यान दो। लेकिन एल्डर जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यू हाउ को वहाँ पे मिस्टर बीबी और टेंग या की याद आती है, कैसे वो दोनों टैंक सेट को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए मेहनत किया करते थे और आज जब वो टैंक सेट को मशहूर करने के करीब आ चुके थे तो यू हाउ यहाँ से पीछे नहीं हट सकता था और ऊपर से उस ऑल कॉन्टिनेंट फाइटिंग कंपटीशन को जीतते हुए उसे अपनी टीचर टेंग या को भी तो पैगाम देना था कि उनका टैंक सेट अब दोबारा अपने कदमों पे खड़ा हो चुका है और सिर्फ खड़ा ही नहीं हुआ बल्कि सोल कॉन्टिनेंट फाइटिंग कंपटीशन भी जीत चुका है। इसलिए युवा वहाँ पे उन सभी से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उस कंपटीशन के अंदर हिस्सा भी लूंगा। युवा की ये बात सुनकर वुडोंग वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि तुम वाकई ऐसा कर पाओगे, जिसपे युवा उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि हेवन एंड अर्थ की पावर मेरी बॉडी के लेफ्ट हिस्से में जमा हो चुकी है, जिसके इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी पावर को जब चाहे बढ़ा सकता हूँ और इसका इस्तेमाल मैं कंपटीशन के अंदर ही करूंगा। युवा की ये बात सुनकर एल्डर जुआन उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने गलती से भी ऐसा किया तो तुम्हारी बॉडी की लेफ्ट साइड पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। एल्डर जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा उन्हें वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। वहीं युवा की ये बात सुनकर वुडोंग वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर भी युवा की बॉडी के लेफ्ट वाले हिस्से के अंदर डालते हुए उससे कहती है अब जब तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे इस फैसले में तुम्हें पूरा सपोर्ट भी करूंगी। अब ये देखकर तो एल्डर जुआन के पास भी कुछ कहने के लिए नहीं बचा था, इसलिए वो भी वहाँ पे खामोश हो जाते हैं। लेकिन वो वहाँ से जाते हुए युवा से कहते हैं तुम्हारे अंदर आइस एक्सट्रीम की पावर है, जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम 6 महीने के अंदर अंदर अपनी बॉडी के लेफ्ट हिस्से को भी पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। लेकिन याद रखना, इससे ज्यादा डिले मत करना, वरना ये तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जिसपे युवा भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है क्योंकि ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद मास्टर जुआन वहाँ से जाते हुए युवा से कहता है कि मुझे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, जिसे मुझे सोल कॉन्टिनेंट फाइटिंग कंपटीशन से पहले पूरा करना होगा ताकि तुम इजीली उस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सको। अब मास्टर जुआन यहाँ पे क्या तैयार करने के लिए जा रहे थे इसका पता तो हमें आगे ही चलेगा। इसी भी युवा के रूम का गेट ओपन हो जाता है, जो देखकर तो युवा के सभी दोस्त भी जल्दी से वहाँ पे युवा से मिलने के लिए अंदर चले जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम वांग की को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ फाइट करते हुए सोल कॉन्टिनेंट फाइटिंग कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे और उसने अकेले वहाँ पे दो डिसेबल्स के साथ फाइट करते हुए उन दोनों को ही वहाँ पे हरा दिया था। जो देखकर डाई हुआ बीन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी थर्ड सोल रिंग को एक्टिवेट करते हुए टाइगर वज्र ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसके बाद वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ वांग की के ऊपर हमला करने के लिए भी आगे बढ़ गया था। जो देखकर वांग की भी वहाँ पे अपने ड्रैगन स्पीयर को लेकर उसके अटैक को रोकने के लिए आगे बढ़ती है और जैसे उन दोनों को ये खतरनाक अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था और इस खतरनाक ब्लास्ट के
साथ ही वंकी ने डाई हुआ बीन को वहाँ पे हरा दिया था। जिसके बाद वंकी वहाँ पे गुस्से से अपनी पूरी टीम को वहाँ पे एक साथ आगे बढ़ने के लिए कहती है, जो देखकर उसकी टीम भी जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पे चारों तरफ से घेर लेती है। पर वंकी ने उन सभी के ऊपर भी अटैक करते हुए उन सभी को भी वहाँ पे एक ही झटके में हरा दिया था। जो देखकर जहाँ एक तरफ डाई हुआ बीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वहीं डाई हुआ बीन की एक साथी वहाँ पे वंकी की तारीफ करते हुए कहती है, कैप्टन तो पिछले कुछ समय में बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करते हुए बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। इवन अब तो हम सभी लोग मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। वहीं वंकी अपनी टीम के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है, क्या तुम इस तरह से सोल फाइटिंग कंपटीशन के अंदर हिस्सा लोगे? इस तरह तो युवाओ तुम्हें यहाँ पे व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए अपने सिर्फ एक ही हाथ से हरा देगा। और ये कहकर वंकी वहाँ पे युवाओं को याद करते हुए अपने मन में कहती है, युवाओ मैं तुमसे वादा करती हूँ इस बार मैं तुम्हें सोल फाइटिंग कंपटीशन के अंदर हरा के रहूंगी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें टैंक सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सबसे पहले मिस्टर बेबी अपने टैंक सेट का नया यूनिफॉर्म पहनते हुए बाहर आते हैं और अब यही यूनिफॉर्म उनके टैंक सेट की नई पहचान बनने वाला था। उसके बाद मिस्टर बेबी के बाकी सभी साथी भी एक एक करके मिस्टर बेबी के पास आने लगते हैं और सबसे आखिर में वो डोंग भी वहाँ पे युवाओं को व्हील चेयर के ऊपर बिठाए हुए बाहर आती है, जहाँ वो दोनों बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युवाओं की पूरी टीम ने वहाँ पे युवाओं को चारों तरफ से घेर लिया था, जो देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे युवाओं उनकी टीम का कैप्टन है। जो देखकर युवाओं भी वहाँ पे अपनी टीम से कहता है, तुम लोग मुझे इस तरह से घेर कर क्या खड़े हुए हो? मैं तुम लोगों का कोई कैप्टन नहीं हूँ। जिस पे ज़ेंगशी उससे कहता है कि भले ही तुम हमारी टीम के कैप्टन नहीं हो, पर तुम हमारी टीम की रीढ़ की हड्डी हो। अगर तुम हमारी टीम में ना होते तो हम तो ये कंपटीशन शुरू होने से पहले ही हार जाते। ज़ेंगशी की ये बात सुनकर मिस्टर बेबी भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, ज़ेंगशी बिल्कुल ठीक कह रहा है। और उसके बाद वो सभी मिलकर वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें करते हुए डूबते हुए सूरज को देखने लगे थे और सोल कॉन्टिनेंट फाइटिंग कंपटीशन के लिए भी अपने टैंक सेट से रवाना हो जाते हैं, जहाँ टैंक सेट के बाकी सभी मेंबर्स उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से अलविदा करते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें सन मून रॉयल एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्राउन प्रिंस अपने एक एल्डर से अपने पिता के बारे में पूछता है, जिसपे वो एल्डर क्राउन प्रिंस को जवाब देते हुए बताती है, योर मेजेस्टी पूरी तरह से कोमा में जा चुके हैं। जो सुनकर क्राउन प्रिंस वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है कि मिलिट्री कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, जिसपे वो लेडी एल्डर जवाब देते हुए कहती है, अभी तक तो सब कुछ शांति से ही हो रहा है। इवन मिंगडू डिस्ट्रिक्ट तो पूरी तरह से हमारे ही कंट्रोल में है और वहाँ से हमारी खिलाफ वाली मिलिट्री को भी हटा दिया गया है। पर आप फिक्र मत कीजिए, पूरे अंपायर की आधी से भी ज्यादा आर्मी हमारे हाथों में है। अब बस पूरी मिलिट्री का 1/4 ये सही बाकी है। अगर वो भी हमारे साथ मिल जाते हैं तो पूरा अंपायर हमारे हाथ में ही आ जाएगा। जिसपे क्राउन प्रिंस उस लेडी एल्डर से कहता है कि उस सब के बारे में तुम चिंता मत करो, एक बार जब मैं थ्रोन पे बैठ गया उसके बाद पूरा अंपायर ही हमारे हाथों में होगा। बाय द वे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, एक बार मैं सिंहासन के ऊपर बैठ जाऊं उसके बाद मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा और तुम मेरी पूरी आर्मी की नई मार्शल भी होगी। अब क्राउन प्रिंस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लेडी एल्डर भी जल्दी से वहाँ पे क्राउन प्रिंस के सामने झुकते हुए उनका शुक्रिया अदा करती है। जिसपे क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि यहाँ एक और बात है, सोल कॉन्टिनेंट कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें शेरक एकेडमी के लोग भी जरूर आएंगे। पर एक बात का खास ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अभी के लिए शेरक एकेडमी के लोगों के साथ पंगा मत लेना। उन्हें बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि हम उनके दोस्त हैं। और हाँ, जाते समय मिस्टर जोंगली को भी मेरे पास भेज देना, मुझे उसके साथ कोई जरूरी काम है। क्राउन प्रिंस की ये बात सुनकर वो लेडी एल्डर वहाँ पे एक बार फिर से क्राउन प्रिंस को ग्रीट करते हुए चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। जबकि वहीं अपने प्लान को याद करके क्राउन प्रिंस के फेस के ऊपर एक डेवल स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि सब कुछ वहाँ पे उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें सन मून रॉयल एम्पायर की मिंगडू सिटी का सीन दिखाया जाता है, जो कि सन मून रॉयल एम्पायर की सबसे एडवांस सिटीज में से एक थी। और मिस्टर बेबी भी अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुंच चुके थे, जहाँ मिंगडू सिटी को देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहे थे। जबकि ज़ेंगशी तो वहाँ पे उस सिटी को देखते हुए कहता है, कैसा लगता है कि हम लोग किसी रोबोटिक सिटी के अंदर आ चुके हैं, इसके मुकाबले में हमारी शेरक एकेडमी ज्यादा नेचुरल दिखाई देती है। पर अभी ज़ेंगशी वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक से एक रोबोट वहाँ पे उनके सामने आते हुए उनका स्वागत करता है और वो उनसे कहता है कि मैं सोल फाइटिंग कंपटीशन के लिए आने वाले सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ। आप सभी के रुकने का इंतजाम मिंगयू होटल में किया गया है, प्लीज मेरे पीछे आइए। और ये कहकर वो रोबोट उन सभी को लेकर मिंगयू होटल के अंदर आ गया था, जो कि बाहर के मुकाबले में अंदर देखने से और भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारा था। और उस होटल के अंदर और भी काफी सारे क्लाइंट के और कंट्रीज के लोग आए हुए थे, जिन्हें देखते हुए मिस्टर बेबी कहते हैं कि मुझे लगता है कि बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। जबकि ज़्याओ ज़्याओ तो वहाँ पे इस होटल की खूबसूरती को देखते हुए कहती है, ये कितना बड़ा और लग्जरियस होटल है, इसे पूरा एक्सप्लोर करने में तो वाकई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जिसपे युवा वहाँ पे इधर उधर देखते हुए कहता है, हमारे कॉन्टिनेंट के आधे से ज्यादा सोल मास्टर तो यहाँ पे ही आए हुए हैं। तभी अचानक से मिस्टर बेबी वहाँ पे उन सभी को रोकते हुए कहते हैं, तुम सभी लोग यहीं पे रुककर मेरा इंतजार करो, मैं हमारे रूम्स की कीज लेकर आता हूँ। जिसपे बाकी सभी भी हमें अपना सर हिलाते हैं और मिस्टर बेबी वहाँ पे आगे रिसेप्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही मिस्टर बेबी वहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो उनकी नजर अपने सामने से गुजर रहे एक ग्रुप के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखते ही मिस्टर बेबी को वहाँ पे अजीब सा एहसास होने लगा था। और जैसे जैसे वो ग्रुप वहाँ पे मिस्टर बेबी के क्लोज आ रहा था, हम देखते हैं कि मिस्टर बेबी के दिल की धड़कन भी वहाँ पे बढ़ती
भागते जा रहे थे और अचानक से मिस्टर बीबी वहाँ पे अपनी जगह पे ही रुक जाते हैं, क्योंकि मिस्टर बीबी की नजर तो अपने सामने से आ रही उसी लड़की के ऊपर ही ठहरी हुई थी, जो कि मिस्टर बीबी को काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रहे थे। ये देखकर जब युवा वहाँ पे अपनी स्पेशल आइस का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की की आइडेंटिटी को चेक करने की कोशिश करता है, तो युवा को उस लड़की की बॉडी के अंदर वही ब्लू ग्रास दिखाई देती है, जो कि मिस टेंगिया की मार्शल सोल थी। पर युवा उसे वहाँ पे ज्यादा देर नहीं देख पाता, लेकिन इतने से युवा को पता चल गया था कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि टेंगिया ही है। इसलिए युवा वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो कोई और नहीं बल्कि हमारी टीचर टेंगिया ही है। और युवा की ये बात सुनकर तो मिस्टर बीबी की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका दिल धड़कना ही भूल गया है। पर मिस्टर बीबी जल्दी से खुद को वहाँ पे संभाल लेते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हुए टेंगिया को पकड़ते हुए उससे कहते हैं, टेंगिया तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? तुम जानती भी हो कि इन बीते सालों में मैंने तुम्हें कहाँ ढूंढा, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई भी खबर नहीं मिली। कितना ज्यादा तुमने मुझे परेशान कर दिया था। और ये कहकर तो मिस्टर बीबी ने ऑलमोस्ट वहाँ पे रोना ही शुरू कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि टेंगिया की आंखों में तो हमें वहाँ पे कोई भी इमोशंस दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी अचानक से युवा को वहाँ पे किसी खतरे का एहसास होता है और वो जल्दी से मिस्टर बीबी को पीछे हटने के लिए कहता है। लेकिन तब तक तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि टेंगिया ने वहाँ पे अपनी ब्लू ग्रास का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर बीबी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था, जो कि मिस्टर बीबी की बॉडी को चीरते हुए उसे वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक देती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन युवा अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर बीबी को पीछे गिरने से रोक लेता है और ज़ेंगशी भी जल्दी से आगे बढ़कर मिस्टर बीबी को संभालते हुए उसे वहाँ पे हील करने लगा था। वहीं युवा मिस टेंगिया के ग्रुप को देखते हुए गुस्से से खुद से ही कहता है, ये तो स्कॉर्पियन टाइगर्स का ग्रुप है। वहीं स्कॉर्पियन टाइगर का ग्रुप और मिस टेंगिया दोनों ही वहाँ पे मिस्टर बीबी और बाकी सभी को इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि मिस्टर बीबी वहाँ पे एक बार फिर से टेंगिया को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन युवा मिस्टर बीबी को वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि बिग ब्रदर प्लीज शांत हो जाइए। जिसपे ज़ेंगशी भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है, लेकिन आखिर टेंगिया को ये सब हो क्या गया? उसका औरत तो बिल्कुल एक इविल मास्टर की तरह दिखाई दे रहा था। जबकि सिस्टर नान तो वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं कि मुझे तो ये होली स्पिरिट चर्च का ही काम लग रहा है। लेकिन युवा वहाँ पे उन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए वूडोंग से कहता है, तुम जाकर सीनियर ब्रदर को हील करने में उनकी मदद करो। युवा की ये बात सुनकर वूडोंग भी जल्दी से आगे बढ़ते हुए मिस्टर बीबी को हील करने लगती है और युवा वहाँ पे अपनी टीम को लीड करते हुए सभी से कहता है, सबसे पहले मिस्टर बीबी को लेकर अपने रूम में चलो, उसके बाद हम इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह दोनों ही ग्रुप्स के लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में रवाना हो जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युवा और बाकी सभी मिस्टर बीबी के रूम के अंदर ही मौजूद थे और युवा मिस्टर बीबी को वहाँ पे समझाते हुए कहता है कि टीचर टेंगिया अभी अपने कंट्रोल में नहीं है, जरूर होली स्पिरिट चर्च ने उन्हें अपने कंट्रोल में कर रखा होगा। जिसपे ज़ेंगशी तो वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि चलो जो भी है, कम से कम हमें उसके बारे में पता तो चल गया कि वो कहाँ पे मौजूद है। और ब्रदर बीबी तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम मिस टेंगिया को बहुत ही जल्दी वापस ले आएंगे। जिसपे बाकी सारी टीम भी मिस्टर बीबी को वहाँ पे तसल्ली देने लगे थे। वहीं मिस्टर बीबी वहाँ पे कुछ सोचते हुए गुस्से से कहते हैं, होली स्पिरिट चर्च तो इविल सोल मास्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर वो लोग इस कंपटीशन में क्या कर रहे हैं? पहले तो वो लोग इस तरह से खुद को किसी के सामने शो नहीं किया करते थे। मुझे तो लगता है कि सन मून रॉयल एम्पायर इस बार कोई बहुत ही बड़ी चाल चलने वाला है, इसीलिए तो उन्होंने इविल सोल मास्टर्स को भी इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने की इजाजत दे दी है। मिस्टर बीबी की ये बात सुनकर युवा वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहता है, होली स्पिरिट चर्च की शुरुआत भी सन मून रॉयल एम्पायर से ही हुई थी। जहाँ एक तरफ सन मून रॉयल एम्पायर सोल गाइडेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, तो होली स्पिरिट चर्च अपने कल्टीवेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। और अगर ये दोनों एक साथ आपस में हाथ मिला लेते हैं तो फिर इन्हें रोकना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और मुझे लगता है ये काम सन मून रॉयल एम्पायर में ही कोई रहते हुए करवा रहा है, और इस सब के पीछे जो कोई भी है वो कुछ बहुत बड़ा और बुरा करने वाला है। वहीं युवा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा की पूरी टीम भी वहाँ पे परेशान हो जाती है, क्योंकि युवा ने जो कुछ भी बोला था वो वाकई काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। जबकि मिस्टर बीबी वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहते हैं कि अगर वाकई ये सब ऐसा ही हो रहा है तो हमें शेरक एकेडमी और बाकी सभी को भी इस बारे में आगाह करना होगा। और ये कहकर मिस्टर बीबी वहाँ पे युवा से कहते हैं, तुम्हें ये सब स्टार लो एम्पायर की प्रिंसेस के साथ भी डिस्कस करना होगा। मिस्टर बीबी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा भी हमें अपना सर हिला देता है, क्योंकि स्टार लो एम्पायर भी आगे चलकर उनके काफी ज्यादा काम आ सकता था। वहीं मिस्टर बीबी की ये बात सुनकर वूडोंग वहाँ पे कहती है कि युवा को मैं खुद लेकर वहाँ जाऊंगी, और अगर स्टार लो एम्पायर हमारे टैंक सेट के साथ हाथ मिलाने के लिए रेडी हो जाता है तो उसका हमारे टैंक सेट को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें स्टार लो एम्पायर की प्रिंसेस जुई की रूम का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ युवा और वूडोंग जाकर उन्हें सन मून रॉयल एम्पायर के सारे गंदे इरादों के बारे में बता देते हैं। जो सुनकर तो प्रिंसेस जुई भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, और वो युवा से दोबारा सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो सब वाकई सच है? जिसपे युवा उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है कि मेरा बोला हुआ हर एक वर्ड सच है। जिसपे प्रिंसेस जुई भी अपनी जगह पे खड़ा होते हुए युवा से कहती है कि इविल सोल मास्टर्स हमारे पूरे कॉन्टिनेंट के दुश्मन है, और अगर सन मून रॉयल एम्पायर उन्हें इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करवाते हुए उनके साथ हाथ मिला रहा है तो इसके पीछे वाकई सन मून रॉयल एम्पायर को कोई बहुत बड़ा मकसद होगा। और ये कहकर प्रिंसेस जुई वहाँ पे युवा का इस इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया अदा करती है। लेकिन अचानक ही प्रिंसेस जुई की रूम के ऊपर दस्तक होती है, और कोई लड़की वहाँ पे
उनसे अंदर आने की इजाजत मांगती है। वहीं उस लड़की की आवाज को सुनकर युवाओं को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। अब वो लड़की कौन थी और युवाओं इतना ज्यादा क्यों हैरान दिखाई दे रहा था, इसका पता हमें आने वाले एपिसोड में ही चलेगा, क्योंकि इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।